नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है गहने। तो समय न गवाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सरला जी को पानी की प्यास लगी थी। उन्होंने अपनी बहू रजनी को आवाज लगाई, रजनी बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, गला ही सूख रहा है और मुझे दवाई भी लेनी है। सरला जी ने कमरे से आवाज लगाई, पर रजनी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से दीपा जाती हुई नजर आई। उसे देखकर सरला जी ने फिर से कहा कि उन्हें पानी चाहिए, पर वो भी शायद बाहर जा रही थी। दरवाजा बंद करके निकल गई और वो निराश होकर उसे भी देखती रह गई। सरला जी ने ठंडी आहें भरी और चुपचाप पलंग पर सो गई। तभी उन्हें उनके पति कैलाश जी ने जगाया और एक गिलास पानी दिया और दवाई भी दे दी। अरे आप कब आए? मेरी तो आंख ही लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। दरवाजा खुलने और बंद होने की भी जरा सी आहट ना हुई। आपने घंटी भी नहीं बजाई। एक साथ इतने सवाल? पहले पानी तो तसल्ली से पी लो। मैं कौन सा तुमसे कहीं दूर गया था? आप तो सिर्फ घूमने ही गए थे, पर मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रही हूँ। मेरे बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? ये बहुएं तो किसी काम की नहीं है, एक गिलास पानी भी मांगने पर नहीं देती हैं, बस चुपचाप आकर खाना रख जाती हैं, कभी तबीयत भी नहीं पूछती हैं। मेरी गलती है जो मैं बीमार पड़ी हूँ। इनसे इतनी भी सेवा नहीं होती है, बस 2 वक्त का खाना और चाय पानी भी पकड़ाया नहीं जाता। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। एक आप ही तो हो जो मेरी सेवा में लगे हो। दोनों बेटियां भी आकर चली गई। आखिर कब तक यहाँ रहती? उनके भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनके स्कूल हैं, आखिर कब तक रुकती? वो दोनों अभी 7 दिन के लिए ही गई हैं, बच्चों की परीक्षाएं होते ही वापस आ जाएगी। कह कर गई हैं, हमारे आने तक माँ का ध्यान रखना। सुनीता और पूजा मेरा कितना ध्यान रखती हैं, और मैं हूँ कि उनके जन्म पर कितनी दुखी हुई थी। सुनीता ने पहली बेटी बनकर जन्म लिया और पूजा जब पेट में थी तो पक्का यकीन था कि इस बार तो बेटा ही होगा, पर नहीं हुआ। पूजा के जन्म पर मैंने उससे आंखें फेर ली थी और ईश्वर से शिकायत करने लगी थी कि बेटी की जगह एक बेटा ही दे देते, ताकि मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं पड़ते। आपको पता नहीं है, जब एक बेटियों की माँ को जमाने के रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं तो वो कितनी दुखी हो जाती है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, पर लोग कह कह कर उसका कलेजा छन्नी कर देते हैं। जब पूजा को मैंने गोद में लिया था तो मैं सोचती थी काश एक बेटा हो जाता तो मुझे लोगों की सुननी नहीं पड़ती। जब सुनील का जन्म हुआ और मैं बहुत खुश हुई थी। ईश्वर ने मेरी गोद में एक हीरा दे दिया और उसके 3 साल बाद फिर दीपेश का जन्मा तो 2 बेटों की माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कितनी खुश थी मैं अपना हरा भरा परिवार देखकर। 4 बच्चों की परवरिश की और दोनों बेटियों और बेटों की शादी करके मैं समझी कि मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। पर यह बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है और उस पर बहुओं का रूखा व्यवहार मुझे खुश भी नहीं रहने देता। कभी कभी लगता है लोग सच ही कहते हैं कि बीमार आदमी सब पर बोझ होता है। मैं क्या आप सब पर बोझ बन गई हूँ? तुम गलत सोचती हो, सब कुछ ठीक है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। और कैलाश जी ने सरला जी को सुला दिया। उन्हें कुछ महीने पहले की बात याद आ गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि आपकी पत्नी कैंसर के अंतिम स्टेज पर है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप सब उन्हें खुश रखिए, कुछ दिनों की मेहमान है। और ये सुनकर कैलाश जी की आंखें नम हो गई। घर में सबको पता था, एक सरला जी को पता नहीं था कि उन्हें क्या बीमारी है। वो दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, उनकी भूख भी मरने लगी थी और अब वो बहुओं पर बोझ बन गई थी। जब रजनी और दीपा शादी होकर आई थी तो सरला जी ने उन दोनों के खूब लाड लड़ाए थे। दोनों को खूब तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया था और सिखाया भी था। दोनों पहले अपनी सास के बहुत गुणगान करती थी, उनके खाने की तारीफ कर करके तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती थी। अचानक से उन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया और अब वो धीमी गति से काम करने लगी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों बहुएं अब उन्हें खाना दे देती थी, पर कभी पूछती नहीं थी कि मम्मी जी आपके लिए क्या बना दूं, आपकी पसंद बता दीजिए। जब दोनों बेटियां सुनीता और पूजा आती तो वो भी दिन भर उनके आगे पीछे होती रहती थी। अपनी बहुओं के व्यवहार से वो बहुत हैरान रहती थी।
सुनीता और पूजा बारी बारी से आकर माँ की सेवा करती थी और माँ के साथ घंटों बैठकर बतियाती थी। रजनी और दीपा उनके पास भी नहीं फटकती थी। कैलाश जी अपनी बहुओं की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। उन्हें सबकी जानकारी थी, बस वो कुछ बोलते नहीं थे। बेटे सुबह के गए रात को घर आते थे तो उनसे कुछ कहना बेकार था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नियां माँ और पापा का काफी ध्यान रख रही हैं। एक सुबह सरला जी ने अंतिम सांस ली। दोनों बेटियां रोती बिलखती घर आई। दोनों को संभालना मुश्किल हो गया था। दोनों बहुओं ने भी रोने का नाटक कर लिया। घर परिवार और सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। सरला जी को गए हुए 13 दिन हो गए थे। उनकी अलमारी और बक्से पर सबकी नजरें गड़ी थी। सरला जी के गहने बहुत सारे थे। उन्होंने जीते जी इसका बंटवारा नहीं किया था। इतने सारे गहनों को देखकर दोनों बहुओं का मन मचल गया। ये 9 लखा हार तो मैं मांग लूंगी, रजनी मन ही मन सोच रही थी। वही दीपा भी जड़ाऊ भारी कंगनों के सपने देख रही थी। कैलाश जी ने सारे गहने निकाल कर अपने पास रख लिए, किसी को भी नहीं दिए। तभी रजनी दबी आवाज में बोलती है, सासू माँ के बाद उनके गहनों पर बहुओं का हक होता है पापा जी। दीपा ने भी सवर में सवर मिलाया। हाँ वो बात तो है, इन गहनों पर बहुओं का हक होता है। अगर वो अपना फर्ज निभाएगी तो गहने तुम दोनों को मिल ही जाएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो पूरा घर मेहमानों से भरा है। सुनील और दीपेश की चाची ताई बुआ मौसी सब यहाँ पर हैं, इसलिए अभी तो ये बंटवारा नहीं हो सकता। मैं फुर्सत में बांट दूंगा। तुम बहुएं खुश हो गई। उन्हें लगा कि कैलाश जी कहीं सासू माँ के गहने दोनों बेटियों को ही ना दे बांट दे। दोनों की नजरें अपनी सासू माँ के गहनों पर ही थी। सुनीता और पूजा भी अपने ससुराल जा चुकी थी। उन्होंने कैलाश जी को भी समझाया कि आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ के जाने के बाद आप तो अकेले ही रह गए। भाभीियों ने माँ की सेवा नहीं करी तो आपकी सेवा भी क्या करेंगी। तुम दोनों की भाभियां मेरी सेवा जरूर करेगी, क्योंकि मेरे पास सरला के इतने सारे गहने जो हैं। कैलाश जी अगले दिन ही लॉकर में सारे गहने रख कर आ गए थे। उन्होंने दोनों बहुएं उनका चेहरा देखती रह गई। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि जो बहू दिल से उनकी सेवा करेगी और उन्हें खुश कर देगी तो वो सारे गहने एक बहू को दे देंगे और उसे लॉकर की चाबी थमा देंगे। अब रजनी और दीपा के मन में लालच सा आ गया। अब क्या था, दोनों बहुएं बस दिन रात ससुर जी की सेवा में लगी रहती। मनपसंद खाने से लेकर उनका कपड़ा प्रेस करना, गरम गरम रोटियां बनाकर देना, समय पर कपड़ों की धुलाई और कमरे की सफाई भी हो जाती। अब तो दोनों नंदों से रोज फोन पर बातें भी करती। पापा जी अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है तो मैं मम्मी जी के गहने उसमें पहनना चाहती हूँ। अब घर की बहू हूं तो असली सोने के गहने ही पहनूंगी। आपका भी ईमान रह जाएगा और नाक ऊंची हो जाएगी कि आपकी बहू तो सर से लेकर पांव तक असली गहनों से सज रही है। रजनी ने कहा, ठीक है तुम गहने ले लेना। कैलाश जी ने कहा तो दीपा को लगा कहीं भाभी गहने लेकर वापस नहीं करेगी तो क्या होगा। वो रात भर चिंता में डूबी रही कि कैसे वो भी गहने हथिया ले। अगले दिन कैलाश जी उठे तो रजनी ने गहने मांगे। बहू ये लो अलमारी की चाबी और गहने निकाल लो। लेकिन गहने तो लॉकर में थे, अलमारी में कैसे आ गए। रजनी का चेहरा पीला पड़ गया। दीपा ने बक्सा खोला और पहली बार वो गहने हाथ में लिए और तुरंत छोड़ दिए। दीपा को आश्चर्य हुआ। दीपा ने भी गहने छुए तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। पापा जी ये तो नकली गहने हैं। मम्मी जी के सभी गहने नकली हैं और आपने हमें इतने महीने अंधेरों में रखा। आपने झूठ बोलकर हमसे सेवा करवाई। आपने हमें धोखा दिया है। लगता है आपने असली गहने सुनीता और पूजा दीदी को दे दिए। बहू तुम्हारी सास के पास जो असली गहने थे वो तो सुनीता और पूजा की शादी में हमने बेच दिए थे। सुनील और दीपेश तब बाहर पढ़ाई कर रहे थे, इन दोनों को भी पता नहीं है। तुम्हारी सास ने भी फिर नकली गहने बनवा कर रख लिए। तभी ये गहने लॉकर की जगह घर में रखे हुए थे। जब वो मरने वाली थी तो उसे मेरी बड़ी चिंता थी कि बहुएं मेरा ख्याल रखेंगी या नहीं, तो वो भी कह कर गई थी कि शायद गहनों के लालच में बहुएं आपकी सेवा कर दे। अब मैं ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता, मुझसे अब और नाटक नहीं होता है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और कल सुबह मैं अपने दोस्त के पास गांव रहने जा रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये मकान भी किराए का है और गहने भी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं है। तो फिर तुम मेरी सेवा क्यों करोगी। रजनी और दीपा को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। सुनील और दीपेश ने भी सारी बातें सुनी। उन्होंने अपने पापा को मनाया कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाए और रजनी और पूजा ने भी माफी मांगी। बहू सासू माँ के बाद सिर्फ गहनों पर बहुओं का हक होता
हक नहीं होता। उसकी समस्त जिम्मेदारी भी निभाना भी बहुओं का फर्ज होता है। गहनों पर ही नहीं, जिम्मेदारी पर भी हक जताओ। मैं खुद एक जिम्मेदारी हूँ। रजनी और दीपा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कैलाश जी को रोक लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।